तो पहले हम एरे कॉन्सेप्ट कर रहे थे। एरे कॉन्सेप्ट में हम लोग वन डायमेंशनल एरे आई थिंक पढ़ चुके थे। तो वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इसमें हम आपको चार चीज बताए थे। फर्स्ट, आपको इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी हाँ अगर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको डिक्लेयर क्या कैसे करते हैं, फिर उसके बाद असाइन कैसे करते हैं, उसके बाद एक्सेस कैसे करते हैं, ये चार चीज हमने पढ़ चुके हैं। वो सेम हाँ। चीज हम यहाँ पे भी दोहराएंगे। टू डायमेंशनल एरे में भी सेम चीज होता है, बट फर्क यहाँ पे ये हो जाता है कि वन डायमेंशनल एरे में हम डेटा को एज ए रो ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक लाइन में हम डेटा को अरेंज करते हैं। बट इन टू डायमेंशनल एरे में हम डेटा को रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। दैट मीन्स एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करते हैं। समझ में आ ओके। गया सर? जैसे सपोज एक मैं नोटपैड खोल के अब आज का जो सिनारियो है वो है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे, और इस टू डायमेंशनल एरे में हम डेटा को अरेंज करेंगे एक टेबुलर फॉर्म में। डेटा को कैसे आउटपुट में लाते हैं, और अगर रो एंड कॉलम होते हैं तो कितने नंबर ऑफ रो होता है। आपको याद होगा इन फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे में हम साइज निकालते थे कि इस एरे में लेंथ से हम क्या करते थे, किसी भी एरे का साइज निकालते थे। तो राइट। यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ रो निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम निकालेंगे। तो वो भी हम लेंथ मेथड से ही निकालेंगे, बट उसका थोड़ा अप्रोच अलग होता है। तो हम यहाँ पे आई थिंक एक पेंट लेते हैं, उसमें आपको अच्छी समझ। सपोज दैट अगर हम 1D में डेटा को अरेंज करते थे तो इस तरीके से डेटा अरेंज होता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। बट अगर हम 2D में डेटा को अरेंज करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है नंबर ऑफ रो और कॉलम का डिफरेंस होता है, अदरवाइज सारा सीक्वेंस सब कुछ सेम होता है। और इसमें नेस्टेड फॉर लूप लगता है। आज इससे पहले हम लोग फॉर लूप पढ़े हैं, आज हम नेस्टेड फॉर लूप लिखेंगे कि फॉर लूप के अंदर में ही हम फॉर लूप लगाते हैं। कैसे इनर फॉर लूप काम करता है, कैसे आउटर फॉर लूप काम करता है, वो टू डायमेंशनल एरे में होता है। तो अगर ये मान लेते हैं, ये आपका एक तरह से एरे हो गया। इसको मैंने जीरो इंडेक्स, क्योंकि एरे जो होता है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो ये अगर मान लेते हैं ये आपका रो है, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो ये कॉलम कितना हो जाएगा आपका, ये जीरो कॉलम, जीरो कॉलम। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वन, सॉरी, फर्स्ट फिर कॉलम। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपका ये थर्ड कॉलम हो गया, और ये आपका कॉलम। इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम आपको बढ़ता जा रहा है फर्स्ट डायमेंशनल में, और आपका नंबर ऑफ रो कांस्टेंट है। रो एक ही है, बट कॉलम आपको देख रहे हैं सिक्वेंसली बढ़ रहा है। बट इन हाँ टू डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम ये दोनों बढ़ेंगे। ठीक है। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डेटा का अरेंज होता है 2D में। हम्म। ये एक तरह से टेबुलर फॉर्म हुआ। अगर इसमें देखेंगे तो ये आपका जीरो इंडेक्स में हुआ, और ये आपका वन इंडेक्स हो गया फर्स्ट रो, और ये आपका हो गया सेकेंड रो। उसी हम्म। तरीके से अगर हम अगर ऊपर की बात करेंगे तो ये आपका जीरो इंडेक्स कॉलम हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम होंगे, इसके बाद ये आपका सेकेंड कॉलम हुआ,
और ये आपका थर्ड कॉलम हुआ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब यहाँ पे 2D में नंबर ऑफ रो भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ रहे हैं। अगर हम सपोज दैट इसमें डेटा को अगर 1D में कोई भी डेटा अगर हम लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे क्या ले लिए, 10 वैल्यू ले लिए, तो इसका हमने आपको बताया था, अगर हम एरे साइज यहाँ पे मान लेते हैं, इसका एरे हो गया इंट एरे नाम ए विथ ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप साइज डिफाइन करते तो कितना हम एरे लेते हैं इसमें। अगर सपोज इसके अंदर में हमने मान लिया कितना 1 2 3 4 5 6 डेटा को स्टोर करेंगे, तो इसके अंदर में हम 6 ले लेते थे, ये एरे का साइज होता था। तो एरे नाम यहाँ से ए है, तो इस जो एड्रेस, ये जो फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट रो में अगर ये 10 डेटा स्टोर है, तो उसका नाम हम लोग क्या देते थे, ए ऑफ, याद है, 0, हाँ ए ऑफ 0। और इसका नाम अगर इसमें मान लो सपोज ये 20 डेटा इसमें स्टोर है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इस ए ऑफ 1। ठीक है। और इसमें अगर सपोज ये इसमें 30 डेटा स्टोर है, तो इसका एड्रेस हम लोग क्या लेते थे, एरे नाम, एरे नाम ए है, लेकिन कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 इंडेक्स पे है, तो हम एक ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, ठीक इसमें है। अगर हम 40 डेटा स्टोर करते हैं, तो इसका एरे क्या हो जाएगा, इसका एरे नेम यहाँ पे ए ऑफ 3। 3। सेम अगर इसमें अगर हम 50 डेटा स्टोर करते हैं, तो इसका एरे, हम इसलिए ये बता रहे हैं ना कि जब हम कोड पे जाएंगे ना, तो आपको आसानी होगा कोड लिखने में, कि कैसे 1D से 2D में डेटा जाते हैं, और कैसे हम किसी भी वैल्यू को जो असाइन करते हैं उसका वेरिएबल कैसे डिसाइड करते हैं। अगर जब इसमें आएंगे ना, यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएगा, एक रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। बट इन 1D में आपका रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है, रो एक ही रो के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम है। बट इन 2 डायमेंशनल एरे में आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये तीनों चेंज हो रहा है। तो उसको कैसे असाइन करते हैं, वो मेन मोटिव है इसे बताने का। तो इसका हमने अगर इसका एड्रेस क्या होगा, AF4। अगर हम इसमें हम डेटा अगर सपोज 60 स्टोर कर लेते हैं, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, AF5। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं एरे में। अगर हम 2D में आते हैं, सपोज ये आपका 1D एरे, अब आते हैं आपका 2D एरे में। ये आपका हो गया 2D एरे। इसमें हमने कैसे वैल्यू को असाइन करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ रो फिक्स था, एक ही ब्रैकेट लेते थे। बट अगर 2D में हम अगर एरे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंटैक्स है इंट एरे नेम ए, यहाँ पे दो ब्रैकेट देंगे, क्यों, क्योंकि एक रो के लिए होगा, एक कॉलम के लिए होगा। बट इन द फर्स्ट डायमेंशनल में मेरा रो फिक्स था, तो हमने सिर्फ क्या किया, कॉलम को चेंज करके डेटा को फिक्स किया। बट इन 2D में नंबर ऑफ रो, अगर कोई भी हम ब्रैकेट की बात करें, सपोज हम मान लेते हैं इसमें इसमें मान लिए मैं 40 डेटा को स्टोर किया, तो इसका एड्रेस क्या होगा, अगर हम रो में देखेंगे अगर हम रो में देखेंगे, तो ये आपका रो हुआ। ये दोनों, ये जो डेटा हमने जो स्टोर किया है, इस पर एक प्लस चिन्ह बनाएंगे, जो रो और कॉलम क्रॉस करेगा वो इसका डेटा होगा। तो सपोज ये आपका 40 है, ये 40 इसमें स्टोर किए, तो इसका क्या हो, इसका अगर हम डेटा देखा जाए,
तो इसमें एरे का नाम क्या लिए हैं? ए। अगर हम इसको एड्रेसिंग करें तो एरे का नाम ए है यहाँ ए, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट देंगे और दोनों में असाइन करेंगे। फर्स्ट है रो साइज, रो कितना नंबर पे है? 1 पे, यहाँ पे 1 दे देंगे, और कॉलम कितने नंबर पे है? 1 पे। तो ये ऐसे करके इक्वल टू हमने 40 असाइन किए ऐसे कर। बट इस केस में क्या करेंगे, हम पहले ऊपर वाले को पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर हम एरे की बात करेंगे तो फर्स्ट 10 को हम कैसे असाइन करते थे? ए ऑफ 0 इक्वल टू 10, फिर ए ऑफ 1 इक्वल टू कितना होता था? 20, फिर ए ऑफ 2 इक्वल टू 30, कॉमा, फिर ए ऑफ 3 इक्वल टू 40, कॉमा, फिर ए ऑफ इक्वल टू 50, फिर 5 इक्वल टू 60। इस तरीके से हम डेटा लेते थे 1D में। याद आ रहा है सर? सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक डेटा को लेकर के मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी एड्रेस पे अगर डेटा ये स्टोर होता है तो उसका एड्रेस क्या हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पे मान लेते हैं आपका 50 डेटा है, तो उसका एड्रेस उसको असाइन कैसे करेंगे? उसको असाइन क्या करेंगे हम यहाँ पे? उसको एरे नाम ले लेंगे। एरे नाम ए से स्टार्ट है, फिर 2 ब्रैकेट देंगे। पहले फर्स्ट ब्रैकेट में हम रो का नंबर लिखेंगे। कितने नंबर रो पे है? 2 नंबर पे। कॉलम कितने नंबर पे है? 1 पे। और ये इक्वल टू हम 50 कर देंगे, ये असाइन हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अरे ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, इसको कैसे असाइन करते हैं? अच्छा, इसको हटाते हैं, इसको ठीक है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में हमने जो भी डेटा स्टोर करेंगे उसका डेटा टाइप लिखेंगे। अगर सपोज हम यहाँ पे इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर डेटा टाइप होगा इंट। अब यहाँ पे एरे नेम होगा। एरे नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ए लिया, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रैकेट होंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, फिर इक्वल टू यहाँ पे न्यू, फिर इंट। अब यहाँ पे फिर से 2 ब्रैकेट होंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब फर्स्ट में आपको रो साइज देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, क्रिएटिंग एंड डिक्लेरेशन। जब आप क्रिएट और डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइम इसमें रो साइज देना पड़ेगा। होता है रो साइज, और इसके अंदर में होता है कॉलम साइज। ठीक है सर। तो अगर सपोज हेलो, हाँ ठीक है, सुन रहा ठीक है। हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम डेटा को एक इनिशियलाइज करता हूँ, सपोज ये 40 वाले डेटा को हम क्या करेंगे, अगर ये एक 2 डायमेंशनल एरे है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या लिखेंगे, इंट ए एरे, एरे इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमा, और इनसाइड द फर्स्ट ब्रैकेट आप रो साइज लिखेंगे। रो साइज कितना है? 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे।
और उसके बाद कॉलम साइज कितना है 3 1 2 3 4 2 यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से 1 2 टू 3 4 डायमेंशनल 4 सॉरी हाँ इस तरीके से ये 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से 1D एरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम आप यहाँ पे लिखोगे। अगर इस वाले डेटा को लिखेंगे तो डेटा टाइप ए इंट एरे नाम ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट। अब इसमें साइज दे देंगे कि कितने नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो इसके अंदर में कितना डेटा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ के अंदर में 6 लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये आपका 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं। टू डायमेंशनल एरे फर्स्ट पॉइंट आपने इट्स लुक्स लाइक अ टेबल, आपको टेबल जैसा दिखेगा डेटा। दूसरा पॉइंट इसका हो सकता है इसमें 2 इंडेक्स वी हैव, मेरे पास 2 इंडेक्स होता है, एक रो इंडेक्स रहता है और एक कॉलम इंडेक्स रहता है। वी हैव 2 इंडेक्सेस। फर्स्ट हो गया आपका रो इंडेक्स। सेकंड कॉलम इंडेक्स। हाँ, रो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, 0 0 1 सॉरी 0 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा आपका। इसके बाद ठीक है। सेकेंड जो है आपका कॉलम इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ये भी आपको 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, इस तरीके से ये बढ़ता है। और आपको जो हमने आपको बताया 3 पॉइंट, तीसरा जो 2 डायमेंशनल एरे का जो इंडेक्स होता है मतलब सिंटैक्स होता है वो हमेशा याद रखना। यहाँ पे आप डेटा टाइप लिखोगे, कोई भी डेटा अगर स्ट्रिंग डेटा हमको स्टोर करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, नॉट इंट देंगे। अगर हम कैरेक्टर डेटा को स्टोर कराएंगे एरे में तो यहाँ पे कैर लिखेंगे ना कि इंट लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा यहाँ पे डेटा टाइप आप यूज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। डेटा टाइप यहाँ पे, फिर इसके बाद एरे नेम, इसके बाद ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे डेटा टाइप, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट कोमा। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में आप रो इंडेक्स साइज लिखेंगे, रो इंडेक्स साइज यहाँ पे जितने रो होंगे रो इंडेक्स में उसका साइज लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप सेकेंड वाले ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स साइज। ठीक है। ये है आपका 2 डायमेंशनल डेटा का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं एक क्लास लेंगे और फिर उस ओह सॉरी अभी तक तो मैंने इक्लिप्स खोला ही भी नहीं, ये कोई बात नहीं। तो तो यहाँ पे एक और चीज तक, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक एक चीज और देख लीजिए। 2 डायमेंशनल डेटा को, ये तो हो गया ओल्ड मॉडल से डेटा को रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, एक हाँ। जिस तरीके से हम 1D में, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड से इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंटेशन करना, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड होता था, याद है। तो ये हाँ। हाँ। शॉर्टकट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे इंट, है ना, उसके बाद एरे का नाम कुछ भी ले लेंगे, सपोज यहाँ पे ए ले लिए, उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हम कुछ भी नहीं लिखेंगे न्यू डेटा टाइप दिस साइड, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट देंगे, कॉमा दे देंगे,
अब इसके अंदर में जितने भी रो है, सपोज एक रो है तो हम इसके लिए एक बना लेंगे, है ना। एक एक रो के अंदर में जो भी डेटा होगा उसके अंदर में लिखेंगे, फिर कोमा, फिर सेकंड रो में जो भी डेटा होगा उसके अंदर में लिखेंगे, फिर थर्ड रो में जो डेटा होगा फिर इसके अंदर में लिखेंगे, फिर फोर्थ रो में जो डेटा होगा फिर इसके अंदर में लिखेंगे। इस तरीके से मेरा 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। सपोज मेरे पास यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है, फर्स्ट रो में। सेकंड रो में मैं मान लेता हूँ 40, 50, 60 डेटा है। फिर थर्ड में मैंने मान लिया 70, थर्ड रो में 70, 80, 90 डेटा है। फिर फोर्थ रो में 100, 110, 120 डेटा स्टोर है। तो ठीक इस है। तरीके से 2 डायमेंशनल एरे को ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें तो जस्ट आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर देना है, इसको एज ए सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये डेटा टेबुलर फॉर्म में। ओके। देखिए, है ना टेबुलर फॉर्म में। अगर हम इसको देखेंगे, ये वाला फर्स्ट रो का डेटा है, ये सेकेंड रो का डेटा है, ये थर्ड रो का डेटा है, और ये लास्ट वाले फोर्थ रो का डेटा है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से भी नंबर ऑफ हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ठीक। दोनों से हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे और इससे हमको ये बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है वेब प्रोग्राम से, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, और ये हम पूरा कैसे प्रिंट करेंगे एरे में। तो इस तरीके से हम डेटा को, ये पूरे डेटा को एज ए हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एक चीज यहाँ पे और भी देख लो, इसके अंदर में हमने नेस्टेड फॉर लूप लगता है। अगर नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप, हमने तो फॉर लूप पढ़ लिए ना, इसके हाँ। ये होता है एक्सटेंशन ऑफ फॉर लूप का। अगर हम इसको अगर बोलेंगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप। अब ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका सिंटैक्स होता है, फर्स्ट फॉर लूप लिखिए, उसके अंदर में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में उसका फॉर लूप का क्या करेगा, ब्लॉक स्टार्ट होगा। ये आपका फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और इनसाइड द फॉर लूप अगेन फॉर लूप काम करेगा, ठीक है। और इसका क्या हो गया, इसका भी ब्लॉक हो गया, समझ रहे हो सर। हाँ हाँ। ये फॉर लूप काम करता है ऐसे। तो ये जो इनसाइड फॉर लूप है इसको बोलते हैं इनर फॉर लूप, और ये जो बाहर का फॉर लूप होता है उसको बोलते हैं आउटर फॉर लूप। ठीक है। ये तो हमको याद होगा कि फॉर लूप के अंदर में 3 चीज होते थे। फर्स्ट होते थे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता था, कॉमा, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, कंडीशन। ठीक है। उसके बाद क्या होता था आपका, कंडीशन के असाइन। बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। हाँ। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, सेम यहाँ पे, सेम ये सेम यहाँ पे क्या होगा, जो फॉर लूप आउटर फॉर लूप में जो कंडीशन होते हैं, इनिशियलाइजेशन होते हैं, सेम यहाँ पे होगा। ये तब होगा जब आपका, जब हम 2 डायमेंशनल एरे पे काम करेंगे तब ये सारे चीज होंगे। पर अब देखो, ये जो फॉर लूप है, इनर फॉर लूप, ये कॉलम के लिए काम करेंगे, और ये जो बाहरी वाले फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप, ये रो के लिए काम करेंगे, ओके। ठीक है। तो
जैसे ही हम डेटा में देखते थे कि एक यहाँ पे रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है, तो उसी तरीके से एक रो के लिए हम इटरेशन करेंगे और एक कॉलम के लिए इटरेशन करेंगे। ये दोनों नेस्टेड फॉर लूप है, वो दोनों का इटरेशन करता है और फाइनली जो मेरा आउटपुट आएगा कंसोल बॉक्स में, वो एक टेबुलर के फॉर्म में डेटा आएगा। तभी वो नेस्टेड फॉर लूप इसको बोलता है। ठीक है। ये सिंटैक्स समझिए। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़िए, ये आपका नेस्टेड फॉर लूप का। अब चलते हैं प्रोग्राम की ओर। ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ गया, दिख रहा है सर? ये रख ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ, ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर में जाएंगे। आज एक फिर से पैकेज नया क्रिएट करेंगे। पैकेज का नाम हम डे के डे हिसाब से 6। देंगे और डे 6 हो जाएगा। इसको फिनिश कर देंगे और उसके अंदर में एक क्लास लेंगे, जो क्लास का नाम होगा 2D array, TWO2D array। हम मेन मेथड में चेक लगा देंगे यहाँ पे आपका। एक हम ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेंगे, डेटा को लेंगे और एक आपका क्या होगा, एक क्या बोल शॉर्टकट मेथड से डेटा लेंगे, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे। तो एक ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या किया, डेटा को कैसे इनिशियलाइज किए, हाँ। इनिशियलाइजेशन एंड क्रिएशन। क्रिएशन कैसे करेंगे, अगर हमको इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप इंट लेंगे, फिर उसका एरे नाम कुछ भी ले सकते हैं, एज पर हम अभी ए ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद न्यू इन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, डबल एरे। ब्रैकेट और यहाँ पे सॉरी कॉमा लगा। सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल मस्ट प्रोवाइड आइदर डायमेंशन एक्सप्रेशन और एन एरे इन। यहाँ पे डायमेंशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। रो साइज आप कितना ले रहे हैं, कॉलम साइज कितना ले रहे हैं, समझ ठीक रहे हो? है। तो अभी हम रो साइज मान लेते हैं 2 ले लिए और कॉलम साइज आपका कितना ले लिए, 3। जैसे ही यहाँ पे ले लिए तो एरर रिमूव हो गया, है ना? अब यहाँ हाँ। पे ये जो येलो ये साइन बता रहे हैं कि आपने तो एरे क्रिएट कर दिया, लेकिन आप उसका यूज कहाँ किया अभी तक। अगर जहां भी इसका यूज हो जाएगा, ये जो येलो कलर का जो हाईलाइटेड है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा, इस ठीक है। सजेशन में बताता है कि तो आप, इसका मतलब है कि मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किए और उसके अंदर में मैंने 2 रो ले लिए और 3 कॉलम ले लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया? हमने हाँ हाँ डेटा हाँ। अभी रखा नहीं, हमने डेटा रखा नहीं, बट हमने क्या किया, एक मतलब प्रोग्राम को ये बता दिए कि मैंने एक 2 डायमेंशनल ले लिया जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो 3 हम कॉलम, इसको ठीक है। इनिशियलाइजेशन करेंगे, क्रिएट कर लिया, अब असाइन करेंगे। कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं, क्या करेंगे, एरे कॉलम कॉमा इक्वल टू, हमने 10 ले लिया, किसमें, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट होगा सर, 0 से, याद है? 0 से स्टार्ट बिल्कुल होगा, 0 से लेकिन स्टार्ट होगा, हाँ। और ये कौन से कॉलम में जाएगा, 0 कॉलम में। और यहाँ पे कौन, नहीं समझ रहे हैं? 0 रो 0 कॉलम, हाँ ठीक है। ये आपने पेंट, ये इसलिए बताए थे कि फर्स्ट हाँ। डेटा हम इसमें 10 अगर हम रखेंगे तो 10 लिखेंगे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम। तो ए ऑफ जी। 0 0 इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है? सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे
और इसको इसी को ही पेस्ट करते चले जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम अब ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये चीज देखो, अगर इसमें स्टोर कर देंगे तो फिर इसमें स्टोर करेंगे, फिर इसमें स्टोर करेंगे, तो मेरा रो साइज तो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है ना। अगर हम एक ही रो में डेटा को अगर हम रखेंगे तो ये रो तो फिक्स है, ये कॉलम चेंज हो रहा है। अगर इसमें रखेंगे तो मेरा 0 रो ही होगा लेकिन कॉलम 1 हो जाएगा। अगर कॉलम वन। इसमें रखेंगे तो 0 रो ही होगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा। अगर इसमें हम डेटा को रखेंगे तो 0 रो और थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक रो में डेटा को स्टोर करना है तो रो फिक्स होगा, कॉलम चेंज होता रहेगा, तभी हाँ एक रो कंप्लीट होगा। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, एक रो में 3 डेटा है, ये कॉलम साइज 3 है, इसका मतलब एक रो में 3 डेटा होगा। हाँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 0 0 ये तो फिक्स होगा, खाली हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। टू। यहाँ तक समझे। और इस डेटा राइट। को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं। अब एक रो मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसमें 3 डेटा स्टोर हो गया, एक रो में 3 डेटा स्टोर हो गया। अब बिल्कुल। हमको सेकेंड रो स्टार्ट करना है। सेकेंड रो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो रो साइज हमने फिक्स कर दिया, इसका भी 1 होंगे और ये भी 1 होंगे, होंगे कि नहीं सर। ठीक है। अब हमको कॉलम सिर्फ चेंज करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो ही गया, इसको हमको 2 0 1 करना है और इसको क्या करना है, 2 करना है। टू। सेकेंड रो हो गया। और इसमें डेटा को हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसमें हम डेटा चेंज कर देते हैं, इसमें 100 ले लिए, इसमें 200 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एज पर यूज। और इसमें 300 डेटा ले लेते हैं। ठीक है। तो ये रो कॉलम समझे। फर्स्ट ये जो है फर्स्ट रो में है, एक 0 0 0 जो है फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कॉलम कितना है, 0 1 2 3। और उसमें हाँ हम डेटा को स्टोर कर दिए 10 20 30। फिर सेकेंड रो मेरा स्टार्ट हो गया, जिसका जिसका इंडेक्स कितना है, 1 1 1। और कॉलम्स कितना हो गया, कॉलम चेंज हो रहा है तो 0 1 2 3, और उसमें डेटा को स्टोर कर दिए। ठीक है। सेम लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या होगा, टेबल बनेगा। यहाँ पे एक ले लिए जिसमें आपका 2 रो होंगे और इसमें 3 कॉलम होंगे। इसका साइज क्या हो गया आपका, 0। और इसका साइज हो गया आपका 1। सेम लाइक दिस, इसका ऑर्डर इंडेक्स कितना हो गया, 0। 0 1 2। एक्स कितना हो गया, 1। और हम्म। इसका सबका हो गया 2। टू। तो इसी में तो हम 10 20 डेटा सब रखे थे, इसमें 10 रखे थे, इसमें 20 डेटा रखे, फिर इसमें 30 डेटा रखे, और इसमें कितना रखे, 100। इसमें आपको रखे 200, और इसमें आपने रखे 300 डेटा। इस तरीके से आपका एक टेबल बना, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों हो। यही एक हमने 2D एरे यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू बनाया, क्रिएट किया। ठीक है। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, असाइन भी हो गया। अब हम एक्सेस करेंगे डेटा को। एक्सेस क्या करेंगे, जैसे हम करते थे, अगर हम सिस्टम लगा दिए, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कराना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए यहाँ पे कुछ भी डेटा ले लिए। अगर हमको 100 प्रिंट कराना है, सपोज 100 प्रिंट कराना है, तो एरे रो साइज कितना होगा, 1। और कॉलम साइज कितना होगा, 0। 0। अब इसको अगर हम
रन एज करेंगे तो 100 आउटपुट। ठीक है। लेकिन अगर हमको पूरा डेटा को प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना है तो डायरेक्ट हम उसका इंडेक्सिंग से क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे आपका जो डेटा है वो 100 स्टोर हो जाए। अब ये आता है कि किसी भी, अगर यहाँ पे एक छोटा सा, सपोज यहाँ पे छोटा सा टेबल लिए, 2D एरे लिए, तो आपने समझ लिया कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। लेकिन जब आपको बड़ा सा एरे होगा तब इसमें आप कैसे पहचानोगे कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है, कैसे पहचानोगे? हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे कि उस एरे में नंबर ऑफ रो कितना है, और नंबर ऑफ रो के अकॉर्डिंग हम ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है। समझ में आया? तो पहले, ठीक है। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ही हम फॉर लूप लगाने में मेरे लिए इजी होगा। क्योंकि जब भी फॉर लूप लगाएंगे तो मुझे एक कंडीशन देना पड़ेगा फॉर लूप के अंदर। वो कंडीशन क्या है, रो साइज है और कॉलम साइज है, तो वो कॉलम पहले साइज। मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ठीक क्या है। करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ रो इन डी। अच्छा, रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ से। जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे में कैसे साइज पता करते थे एरे का, लेंथ से। लेंथ वेरिएबल था ना एरे का, उससे हम पता करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए लेंथ ही हमको चाहिए। ठीक है, तो SYS लगाएंगे। इसके अंदर में हमने क्या किया, वैल्यू लिख दिया नंबर ऑफ रो। अब यहाँ पे कंकैटिनेशन कर देंगे। ए वेरिएबल कितना है आपका, एरे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे ए डॉट। जैसे ही डॉट लिखेंगे, क्या आ गया, यहाँ पे ए डॉट। अब देखो लेंथ आ गया, आ रहा है कि ना थर्ड नंबर हाँ पे। और ये हाँ हाँ। देखो एंड एरे एरे, ये क्या बता रहा है, ये 2D बता रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे का लेंथ है ये। ये देखो ऑब्जेक्ट लास्ट में देखना, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एंट एंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक चीज याद रखना सर, ऑब्जेक्ट एक क्लास है जावा का। वो जावा के जितने भी क्लास है ना, सबका बाप है, एक तरह समझ लो। मतलब ओके। ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन द जावा। ऑब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, सबसे ऊपर में है। उसके अंदर में ही अभी तक जितने भी हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, सब उसके अंदर में ही है। तो ऑब्जेक्ट क्लास सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का क्लास है। वो जहां भी कुछ काम नहीं करेगा ना, अब ऑब्जेक्ट क्लास को बुला लो, वो हर चीज काम कर देगा। अभी हम देखते हैं ना, ऑब्जेक्ट एरे के पास इतना पावर है ना कि आप मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो। हमने अभी देखेंगे, अभी एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें एक डेटा लेंगे आपको इंटीजर, एक डेटा लेंगे फ्लोट, एक डेटा लेंगे कैरेक्टर, एक डेटा लेंगे स्ट्रिंग, एक लेंगे बुलियन। वो सारे डेटा को स्टोर करेगा और आपको आउटपुट में निकाल देगा, ऑब्जेक्ट एरे। बट अभी हमने क्या ले रखे हैं, इंटीजर। पहले इंडिविजुअल चेक करेंगे, देन उसके बाद मिक्सअप देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो निकालेंगे तो यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ आ गया, लेंथ आ गया। ये नंबर ऑफ रो आपको बता देगा कितना है। अभी तो यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो आउटपुट में देखो आपको कितना आता है। आ गया नंबर ऑफ रो 2। हम्म। तो इससे पता कर लेंगे कि किसी भी 2D एरे में नंबर ऑफ रो कितना है। अब ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम पता करना है, नंबर ऑफ कॉलम टी एरे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताओ, कॉलम हम कैसे पता करते हैं, यहाँ पे 3 है। किसी एक पर्टिकुलर रो को पकड़ लो, उसके बाद उसके डेटा को आपने चेक कर लो तो कॉलम पता चल जाएगा। हम्म।
किसी एक पार्टिकुलर रो, मान लो 1 को पकड़ लिए और उसके डेटा को मैंने देख लिया कि 1 रो में कितना डेटा है। जितना डेटा होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये चीज़ हाँ, आप मानते हैं? करेक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे SY SO लगाएँ और मुझे पता करना है नंबर ऑफ कॉलम। कॉन्कैटिनेशन करेंगे किसके साथ? जो अरे वेरिएबल है ए डॉट। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? ए तो लिख लिए, ए क्या है आपका? 2 डायमेंशनल अरे का वेरिएबल ये। हुँ, हुँ, अब इसमें क्या करेंगे? ब्रैकेट देंगे। सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक ब्रैकेट देंगे और इस ब्रैकेट में हमको ये दिखाना है कि कौन से रो के अकॉर्डिंग आपको कॉलम चेक करना है। सपोज यहाँ पे आपको 0 रो है ना, हमको 0 रो के अकॉर्डिंग कॉलम चेक करना है। तो ठीक है। हम इस ब्रैकेट के अंदर में हमने 0 डिफाइन करना पड़ेगा कि हम 0 रो के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है या 1 रो के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम चेंज करना है। एज़ यू विश, जितना रो होगा किसी एक स्पेसिफाइड रो का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। अगर हम 0 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अब उससे लेंथ वेरिएबल जैसे ही डॉट करेंगे, देखो आपको सारा उसका मेथड आ जाएगा। हमको लेंथ की ज़रूरत है, लेंथ आ गया। तो इसको ये आपका नंबर ऑफ क्या कर देगा? कॉलम आपको देगा। नंबर ऑफ हुँ, कॉलम हुँ, 3 है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर ले रखा है। तो हुँ, हुँ, जब हुँ, कभी भी 2 डायमेंशनल एरे आप लगा रहे हो, प्रिंट करने से पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि उस एरे में नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो ये रो और कॉलम पता करने के लिए आपको ये वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो एज ए रो निकालने के लिए तो मुझे कुछ ही पता नहीं, ए डॉट लेंथ कर देंगे। लेकिन कॉलम पता करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रो लिखना पड़ेगा। अगर 0 है, यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो सेम आपका नंबर ऑफ कॉलम देगा। आउटपुट में देखो, दे दिया कि हुँ, जितने भी हुँ, हुँ, नंबर ऑफ होंगे, वो आपका कॉलम आपको देंगे। ठीक है। ठीक है? तो 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हुँ, हेलो। हुँ, चलिए, अब क्या करना है, यहाँ पे इटरेशन लगाना है। अब मुझे वो नंबर ऑफ रो पता चल गया, नंबर ऑफ कॉलम पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इटरेशन लगाना है फॉर लूप का। ठीक है सर? हुँ, 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 अब यहाँ पे फॉर लूप लगाएँगे और इनसाइड द फॉर लूप हम अनदर फॉर लूप लगाएँगे। यहाँ पे अगेन हम फॉर लूप लिखेंगे। हुँ, फॉर लूप ठीक है? अब मैं आपको क्या बोला कि जो फर्स्ट वाले फॉर लूप होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्डर फॉर लूप। हुँ,
उसके बाद जो बॉटम जो बीच में जो फॉर लूप रहते हैं उसको बोलते हैं इनर फॉर लूप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आउटर फॉर लूप अब ये जो एप्लीकेबल होता है ओनली किसके लिए होगा, रो के लिए, और जो इनर फॉर लूप होगा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कॉलम के लिए। ये सारा चीज ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, रो कितना है आपका, नंबर ऑफ रो कितना निकला 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना निकला 3। तो यहाँ पे रो साइज कितना है ये बता दो, रो साइज इक्वल टू 2, और यहाँ पे कॉलम साइज कितना है, कॉलम साइज आपका 3। ठीक है, पता चलिए। अब यहाँ पे ए डॉट लेंथ अगर ऐसा लिखा है, पहले हम नंबर लेके चलेंगे, देन उसके बाद हम जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले यहाँ पे ए इंट जो है वो क्या करेगा, आप आई की जगह पे रो ले लोगे तो आपके लिए इजी होगा समझने में। ठीक है, आई तो वेरिएबल मैंने लिखा, लेकिन वो वेरिएबल किसके लिए है, रो के लिए। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 0 इंडेक्स ले लिखी। ठीक है, कॉलम भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहाँ तक जाएगा, 3। मतलब ये अगर हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3, बट यहाँ पर लास्ट कॉलम कितना है, 2। मतलब जितना नंबर होंगे उसका इंडेक्स कितना होगा, n-1 होंगे। ये चीज आप समझ में आ रहा है आपको। एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर नंबर आपका n है तो इंडेक्स कितना होगा आपका, n-1। कैसे, देखिए आपका कॉलम कितना है, अभी कॉलम कितना है आपका, 3 है, 1 2 3। बट आप जब इंडेक्सिंग किए तो कितना आया, 2 आया, 2 है ना, तो 2 कितना होगा, 3-1। उसी प्रकार से अगर नंबर n है तो उसका इंडेक्स n-1 होगा। ये चीज समझना, ठीक है। अब हम प्रोग्राम की ओर आते हैं। तो आपने क्या किया, फर्स्ट रो 0 से स्टार्ट किया, उसको इनिशियलाइजेशन कर दिया कि रो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रो क्या है, तो कंडीशन क्या है रो का, कहाँ तक जाएगा रो का साइज कितना है, 2। यहाँ पर 2 देंगे रो साइज। ठीक है, अब ये आई क्या हो जाएगा, रो, फिर इसको रो को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये समझा फर्स्ट फॉर लूप। उसी प्रकार से हम फिर जाएंगे इनर फॉर लूप में, और हम इसके किसके लिए काम करेंगे, कॉलम का काम करेंगे, कॉलम के लिए। तो हम कॉलम को फिर से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0। फिर हम कॉलम को, कॉलम का साइज कितना है, वहां कहाँ तक जाएगा, जितना उसका साइज होगा। तो कॉलम का साइज अभी कितना है, 3। तो ए डॉट लेंथ क्या देगा, अभी 3 देगा। ठीक फिर है। हम क्या करेंगे, कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। क्यों, पहले फर्स्ट फर्स्ट अगर वो चलेगा, लूप चलेगा, तो कॉलम 0 का लूप चलेगा। फिर वो इंक्रीमेंट करके कॉलम कितना देगा, 1। फिर वो इंक्रीमेंट करके कॉलम कितना देगा, 2। जैसे ही 2 खत्म होगा, 3 आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद मेरे को डाटा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये वाली चीज एक बार और बताओ यार, ये रो प्लस प्लस वाला जो बताया ना अभी। देखो, ये आप हमेशा माइंड में रखो ये वाले, ठीक है। अभी जो मैंने डेटा, ये वाला जो कॉलम है, ये वाले टेबल जो है, हमेशा माइंड में रखो। अभी जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें रो साइज कितना है, 2 है, टू। तो मैंने 0 और 1 ले लिया। कॉलम साइज कितना माना था, 3 माना था, तो हाँ 0 1, ठीक है। और मैंने अपने मन से मैनुअली इसमें डेटा फिल्ड कर दिया। ठीक है, अब अब जब हम फॉर लूप लगाते हैं ना, तो 2 फॉर लूप लगता है। एक आपका इसके लिए, ये भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब हम जब हाँ फॉर हाँ। लूप लगाएंगे नहीं तो 0 से 1 कैसे होगा, नहीं होगा। इसीलिए फॉर लूप लगाते हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे रो के लिए जो 0 से 1 करेगा, और एक फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए
जो 0 से 1 करके 1 से 2 कर देगा, तभी तो इसका डेटा प्रिंट होगा। ठीक है। रो और कॉलम दोनों एक साथ चलेगा, तभी हमें ये 10, 20, 30, 100, 200, 300 डेटा प्रिंट करके देगा। करेक्ट? ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम में चलते हैं। अब मैंने फर्स्ट फॉर लूप रो के लिए लिख लिया, सेकंड फॉर लूप कॉलम के लिए लिख लिया। अब हमको डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करना है, और ये क्या हम कैसे इसमें एग्जीक्यूट होता। आउटर लूप को कॉलम के लिए और इनर लूप को रो के लिए भी ले सकते थे हम? नहीं नहीं नहीं। पहले कॉलम इटरेट होगा, उसके बाद रो। क्यों? क्योंकि रो फिक्स है ना। अगर एक रो की बात करेंगे तो उसके अंदर में 3 कॉलम आता है। हाँ। नहीं समझे? अगर यहाँ पे एक रो अगर हम 0 लेंगे, तो उसके अंदर में ये देखो 3 कॉलम इटरेट होगा, उसके बाद ही हाँ। ये रो चेंज होगा, 0 से 1 आएगा। तो पहले हमने रो को फिक्स किया ना, उसके बाद हम तीन क्या करेगा, इनर फॉर लूप। एक ऑर्डर के लिए 3 इनर फॉर लूप काम करेगा। मतलब अगर एक आउटर फॉर लूप है, तो इनर फॉर लूप में 3 लूप चलेगा, उसके बाद एक आउटर फॉर लूप चलेगा।